नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक बहुत ही पुराने और अभेद्य किले की, दशकों से जिस पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा नहीं हो सका है। ऐसे किले को जीतना आसान तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे किले को फतह करने का सबसे अचूक तरीका क्या हो सकता है? बाहर से दीवारों पर हमला करना? देखिए, मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका ये है कि उसी किले के किसी पूर्व सेनापति को ही सेना का नेतृत्व सौंप दिया जाए। हाँ, मतलब ऐसा इंसान जो हर गुप्त रास्ते और सुरंग से वाकिफ हो। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी दिलचस्प रणनीति को समझने वाले हैं। एकदम सही कहा। पश्चिम बंगाल के 2026 के जो ऐतिहासिक चुनाव नतीजे आए हैं वो इसी रणनीति का जीता जागता प्रमाण है। सही बात है। 294 में से 208 सीटें जीतना, और वो भी आधी सदी के गैर बीजेपी शासन को खत्म करके, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और इस बड़े राजनीतिक भूचाल के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नई सरकार का पहला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को चुना गया है। राइट। मतलब 2021 में नंदीग्राम और फिर 2026 में भवानीपुर में सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे को हराने के बाद उनका जो जायंट किलर का रुतबा है वो तो जग जाहिर है। हाँ, पर सिर्फ जायंट किलर होना काफी नहीं होता। उन्हें ही पूरी कमान सौंपने के पीछे का जो गणित है वो समझना बहुत जरूरी है। तो क्या इसे हम कॉर्पोरेट दुनिया के किसी हॉस्टाइल टेकओवर की तरह देख सकते हैं, जहां एक प्रतिद्वंदी कंपनी को पछाड़ने के बाद उसी के सबसे बेहतरीन इनसाइडर को नई ब्रांच का सीईओ बना दिया जाता है? बहुत ही सटीक तुलना किया आपने। राजनीति में इस कॉर्पोरेट टेकओवर को अक्सर हेमंता बिस्वास शर्मा मॉडल कहा जाता है। अच्छा, तो असम वाला प्रयोग यहाँ दोहराया जा रहा है? बिल्कुल। असम में ये प्रयोग बहुत सफल रहा था। देखिए, ये रणनीति ये मानकर चलती है कि किसी राज्य में कोई बाहरी चेहरा थोपने से बेहतर है कि किसी स्थानीय नेता को आगे किया जाए जिसकी अपनी एक बहुत मजबूत क्षेत्रीय पकड़ हो। राइट। हाँ, एकदम। बजाय इसके कि दिल्ली से किसी को भेजा जाए, आप उसी को कमान दें जो वहां की रग रग से वाकिफ हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी तो है। जो व्यक्ति 2007 के नंदीग्राम आंदोलन का मुख्य रणनीतिकार रहा हो, जिसने उस पुरानी व्यवस्था को खड़ा करने और मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगाई हो, क्या वो अचानक से कोई नया सिस्टम बना सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। ताकत कैसे? मतलब वो तो उसी पुराने ढांचे का हिस्सा रहे हैं ना? क्योंकि एक इनसाइडर होने के नाते उन्हें उस सिस्टम की हर एक कमजोरी पता है। अगर हम बात करें कि उन्होंने ये बदलाव कैसे किया, तो हमें उनकी सोशल इंजीनियरिंग को समझना होगा। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति और बंगाली क्षेत्रीय अस्मिता, ये दोनों तो ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल अलग अलग ध्रुव माने जाते रहे हैं। सही कहा। तो उन्होंने क्या किया कि पुराने सिस्टम के टॉप डाउन अप्रोच को दरकिनार कर दिया, मतलब ऊपर से आदेश देने वाला तरीका छोड़ दिया। अच्छा। तो उन्होंने सीधे जमीनी स्तर पर काम किया। बिल्कुल। उन ग्रामीण और स्थानीय नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जो उन्होंने खुद सालों की मेहनत से बनाए थे। उन्होंने बंगाली अस्मिता को राष्ट्रीय विचार के साथ इस तरह गूंथा कि चमत्कारी हो गया। जैसे मतुआ समुदाय, शहरी मध्यम वर्ग और आदिवासी सब एक साथ आ गए। एकदम सही। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर उनकी व्यक्तिगत सादगी रही। क्या आपको पता है चुनाव के दौरान उनकी घोषित संपत्ति कितनी थी? शायद कुछ करोड़ों में। जी नहीं, सिर्फ 85 लाख रुपए। कोई कार नहीं, कोई सोना नहीं। ओह, वाकई राजनीति में आज के समय में ये सुनना बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल। और जब जनता दशकों पुरानी व्यवस्था में सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानियां सुनती आई हो, तो ये सादगी एक बहुत शक्तिशाली और साफ सुथरा विकल्प पेश करती है। समझ गई। यानी उन्होंने अंदर के रास्तों और अपनी जमीनी पकड़ का इस्तेमाल करके किला तो जीत लिया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। हाँ, चुनौतियां तो अब सामने आएंगी, क्योंकि अब उन्हें उसी प्रशासनिक ढांचे से काम लेना है, उसी नौकरशाही से अपनी नीतियां लागू करवानी है जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से एक अलग ही तरीके से काम किया है। चाहे वो वामपंथी हो या टीएमसी, ब्यूरोक्रेसी तो वही है। राइट। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी चलते हुए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना, वो भी बिना कंप्यूटर को बंद किए। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये कोई आम चुनौती नहीं है, बल्कि बेहद जटिल और तकनीकी समस्या है नई सरकार के लिए। और राजनीतिक हिंसा को रोकना भी तो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। हाल ही में उनके निजी सहायक की हत्या इस बात का सीधा प्रमाण है कि जमीनी हालात कितने तनावपूर्ण हैं। बिल्कुल।
और सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। हाँ, भारी कर्ज है, बेरोजगारी है और 27% अल्पसंख्यक आबादी वाले राज्य में बिना किसी टकराव के सामाजिक संतुलन बनाए रखना ये कोई आसान काम तो नहीं है। इसीलिए तो नई सरकार ने आते ही एक नारा दिया है, भय आउट, भरोसा इन। नहीं, देखिए ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक प्रशासनिक मैकेनिज्म है। जब तक राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता और निवेशकों के बीच भरोसा कायम नहीं होगा, तब तक कोई निवेश नहीं आएगा। बिल्कुल, तब तक कोई भी आर्थिक सुधार जमीन पर नहीं उतर सकता। उनका पहला लक्ष्य प्रशासन में इसी भरोसे को वापस लाना है, ताकि पुरानी नौकरशाही नई दिशा में काम कर सके। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या एक पूर्व इनसाइडर अपने ही बनाए पुराने चक्रव्यूह को तोड़कर एक नया रास्ता बना पाता है या नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या प्रतिद्वंद्वी पार्टी के कद्दावर नेता को अपने पाले में लाकर मुख्यमंत्री बनाने की यह रणनीति भविष्य के राजनीतिक बदलावों के लिए एक स्थायी टेम्पलेट बन जाएगी? जब किले अंदरूनी रणनीतियों से फतेह होते हैं तो सत्ता का खेल पूरी तरह बदल जाता है। एकदम सही। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।